देखिए, आपको ये भी बता दें कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की उड़ान कहां से कहां तक पहुंची, आप देश हित में हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शेख हसीना ने भारत की उड़ान भरी। सबसे पहले वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंची, वहां से उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लिए उड़ान भरी। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर वो उतरी और हिंडन एयरपोर्ट पर लगभग 2.5 घंटे रहने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पहुंचा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बता दें, बांग्लादेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि सीमा पर अलर्ट हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। ये एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, क्योंकि ऐसे मौके का फायदा उठा करके घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शोमित सेन गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शोमित, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि घुसपैठ ना हो सके और इसके लिए बाकायदा जहां जहां बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है वहां वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, ये जो 4096 किलोमीटर का जो सीमा है उसमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर भी जो पेट्रोलिंग है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। घुसपैठ के अगर पड़ोसी राज्य में कोई ऐसी स्थिति हो जाए, अराजकता की स्थिति हो जाए, तो इसके कारण घुसपैठ का संभावना बढ़ सकता है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है जब म्यांमार में स्थिति खराब हुई तो वहाँ से जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ मणिपुर में और मणिपुर और मिजोरम में, उसका सबसे खराब स्थिति भारत को अभी झेलना पड़ रहा है कि मणिपुर में 1 साल से कैसी स्थिति बनी हुई है, अहिंसा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी बहुत कंट्रोल में आ गया। ऐसा स्थिति ना बने तो पहले से ही ऐसी स्थिति तक डिटोरियोरेट करने से पहले ही भारत की तरफ से बांग्लादेश की ये 4096 किलोमीटर पूरे बॉर्डर में ही फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे अभी तक फेंसिंग नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ओपन बॉर्डर है, वो वाटरवेज से वो कनेक्ट होता है। सभी जगहों पर यहाँ पर फ्लोटिंग कैंप भी करके यहाँ पर भी फोर्स डिप्लॉय किया गया है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर आ गए हैं। कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वहां मंदिरों को और मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में अब तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर आ गए हैं। कई इलाकों में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की भी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। चलिए, हमारे साथ लगातार यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञों का पूरा पैनल मौजूद है। मैं रक्षा विशेषज्ञ ए.के. सिवाच साहब का रुख करना चाहूँगा। ए.के. सिवाच साहब, अब जाहिर सी बात है कि तख्ता पलट के बाद और इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं हैं। बावजूद उसके वो हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। ये शेख हसीना का साथ देने का, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ है इस वक्त पूरा बांग्लादेश और बांग्लादेश का आवाम, तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अभी क्या है कि शेख हसीना को वहाँ पर अपना देश छोड़ना पड़ा और अब वो भारत में हैं और मुझे लगता नहीं कि वो भारत में उसको ज़्यादा देर रहना चाहिए। ना तो वो उनके हित में है और ना भारत के हित में। क्योंकि देखिए, अभी हो क्या रहा है कि एंटी जो सेंटिमेंट्स हैं अभी शेख हसीना के अगेंस्ट हैं जो बांग्लादेश में, वो अगर वो भारत में उसको असाइलम देते हैं या ज़्यादा देर रहती है, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो जाएंगे बांग्लादेश में। और ये बहुत बड़ा डर है। आप देखिए, 5 साल से हो क्या रहा है अनुराग, जमाते इस्लामी और ISI बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश में। जो एक मालदीव के अंदर जो था इंडिया आउट कैंपेन, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर भी ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब हुआ क्या है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए बांग्लादेश का, वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। और ये भी समझे कि 23% हिंदू थे जब बांग्लादेश एक ईस्ट पाकिस्तान 1947 में हिस्सा बना था। और उसके बाद जब तक 1971 में जब उसको फ्रीडम मिला 14% थे, आज वो बस 7% के करीब रह गए। तो ये सच्चाई डर ये है कि हमें अब ये देखना है कि शेख हसीना जो अभी वहां से निकल आई है, अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी हमें उससे अच्छे रिलेशन रखने हैं। हमें जो भी बांग्लादेश के अंदर आर्मी है और बाकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ हमें ताल्लुक रखने के लिए, ये भारत के हित में भी नहीं है। और शेख जी देखिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी बयान इस पर दिया है। उन्होंने शेख हसीना का
समर्थन न करने की बात कही है भारत से। डोभाल और शेख हसीना की मुलाकात को उन्होंने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात का मतलब ये है कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामले में दखल दे रहा है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। ये जो बात अभी ए.के. सिवाच साहब और हम कर रहे थे, ये वही बात है कि यहाँ पर अब इस चीज़ को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के नाम पर प्रोवोक किया जाएगा। और यही मेरा सवाल तेज टिक्कू जी आपसे भी है कि अब इस तरीके की शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान करने का कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स से जोड़कर के इसको ना देखा जाए। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां इससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा होगा। वहां तो पहले से ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। जो वहां पर मिलिट्री नहीं, लेकिन हम शेख हसीना की मदद कर रहे हैं और शेख हसीना का विरोध है वहां पर पूरे बांग्लादेश में। तो उससे पहले कौन सा वहां पर हिंदुस्तान के प्रति अच्छा सेंटिमेंट था? हमने शेख हसीना को बचाना है, लेकिन उसको यहाँ रखना नहीं है। ये हमारी नीति होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में शेख हसीना जो है वो भी एक रैलिंग पॉइंट है बांग्लादेश अवाम के लिए। ऐसा नहीं है कि अवामी लीग का समर्थन नहीं था वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को चोट नहीं पहुँची है मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने के लिए। तो और हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण दोस्त अगर बांग्लादेश में कोई था हिंदुस्तान का, वो शेख हसीना थी। तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनको यहाँ पर शरण नहीं लेनी चाहिए। उनको खुद ही ये बोलना चाहिए कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। लेकिन जहाँ तक हमारा ये बोलना कि इससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा होगा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो ऑलरेडी है वहाँ पर। ये कू तो उसी का नतीजा है। दूसरा, फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है, फवाद चौधरी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि ये कू किसने कराया है, ये वहाँ पर हालात किसने पैदा किए हैं। ये चाइना ISI की मिली भगत है जिससे ये कू हुआ है, जिससे शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। और मुझे लगता है फवाद चौधरी कुछ भी बोले, हमें अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। मैं जब मानता हूं कि शेख हसीना लंदन नहीं जा सकती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का हाल भी आजकल बहुत बुरा हो रहा है, खासकर इंग्लैंड में, तो वहां वो नहीं जा सकती। इसलिए भारत भी ये सोच रहा होगा कि ऐसी जगह चली जाए जहां पर वो सुरक्षित रहे, जहां हम उनके साथ राबिता कायम कर सकते, और जहां पर कि वो एक, क्योंकि ये हालात आज हैं, कल क्या होंगे किसी को पता नहीं है, और वो जब तक जिंदा है वो एक रैलिंग पॉइंट रहेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके फादर जो थे, उन्होंने वहां पर क्रांति लाई, उन्होंने देश को आजाद किया। तो वो भी काफी। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा पर PM आवास में बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री और NSA भी इस बैठक में शामिल हैं और NSA शेख हसीना से मिलकर आए हैं। बांग्लादेश के हालात पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। रविंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये शेख हसीना से मिलने के बाद NSA इस बैठक में भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त बांग्लादेश के हालात पर बैठक ले रहे हैं, और क्या कुछ खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा मामलों की एक समिति तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, NSA इस बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है CCS लेवल पे ही एक बैठक कर सकते हैं। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और इस बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात है उसमें भारत सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत जल्द जो भी फैसला लेना हो भारत को तुरंत लेना होगा, क्योंकि जो हालात है बांग्लादेश में वो काफी बिगड़ते जा रहा है और एंटी भारत होते जा रहा है। ऐसे में भारत को जो भी स्टैंड लेना होगा, वहाँ पर सेना को भी भरोसे में लेना होगा, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी भरोसे में लेना होगा, और जनमानस को भी ये बताना होगा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के विरोध में नहीं है। रविंद्र, इस समय भारत के सामने दोहरी चुनौती है। शेख हसीना का क्या करना है, शेख हसीना की मदद कैसे करनी है, और वहां पर जो अंतरिम सरकार बनेगी उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। तो ये बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त चल रही है, इस लिहाज से बहुत अहम हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर की बात है कि बांग्लादेश में जो हालात, एक पहले एक आपके सहयोगी था, एक विदेशी था भारत में, जैसे काफी मधुर संबंध थे, उनको रिजाइन करना पड़ा शेख हसीना को। वो भारत में आके अभी मौजूद हैं। उनको कैसे क्या करना होगा, उनका भविष्य, क्योंकि भारत कभी भी उनको अधर में नहीं छोड़ सकता है। ऐसे में शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी, फिर या भारत से बाहर जाती हैं तो भारत सरकार उसको क्या सहूलियतें उपलब्ध कराए, क्योंकि अभी एक आम नागरिक हो चुकी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में डिप्लोमेटिक जो भी
चैनल से बातचीत होगी और भारत सरकार को ही करनी होगी। तो एक हसीना, दूसरा भी जैसा मैंने कहा कि पोरस जो बॉर्डर है उससे बड़ी संख्या में हिंदू अगर वहां पर पीड़ित होते हैं तो 1971 के हालात हो सकते हैं, उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से भारत होगा, उनको कैसे एकोमोडेट करना, और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो सेना है वो एंटी भारत ना हो जाए। वहाँ की जो अंतरिम सरकार अगर बनती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, अगर बनती है तो वो भी उसमें भारत विरोधी लोग ना हो। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे रविंद्र कुमार हमें तमाम जानकारी देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।